नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। पिछले समय से हम आपके समक्ष एक वीडियो श्रृंखला प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कि निर्धारित है सामान्य हिंदी पर। अर्थात कि हम जिस हिंदी को सामान्य हिंदी कहते हैं, हम भाषा के अंतर्गत क्या-क्या पढ़ें और किस प्रकार से हम हमारी दैनिक जीवन में आने वाली भाषा को सुधार लें। तो इसी संदर्भ में हमने एक श्रृंखला शुरू करी थी और श्रृंखला में हमने जाना कि बेसिक तौर पर सामान्य रूप से एक मुख्य कही जाने वाली परीक्षा, उसका सिलेबस और सिलेबस के अंतर्गत हमने ये जाना कि उसमें सामान्य हिंदी की लगभग सारी कड़ियाँ आएँगी। तो हम इस पाठ्यक्रम में ये भी जान चुके थे कि क्या-क्या हम पढ़ेंगे हिंदी के अंतर्गत, तो किस-किस रूप में पढ़ेंगे। तो उसी को थोड़ा रिवाइज़ करते हुए आज हम उसकी श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम फाउंडेशन पे ही पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से हम भाषा का अध्ययन करें, भाषा के अंतर्गत क्या-क्या आएगा, एक्चुअल में भाषा चीज़ क्या है और हमको पढ़ना क्या है। तो इसी संदर्भ में हमने और आपने भाषा और लिपि के बारे में संक्षिप्त रूप से जाना कि भाषा विचारों का और भावों का आदान-प्रदान है और लिपि जो है भाषा का ही एक रूप है, जो कि लिखित है, ध्वनि का लिखित रूप लिपि है। तो मित्रों, इसी के संदर्भ में आज हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ये जानेंगे कि हमें व्याकरण किस प्रकार पढ़ना है। और पिछली वीडियो में आपसे एक बात मैंने कही होगी कि व्याकरण जो है हमें लिपि का पढ़ना होता है। तो मित्रों, जब आपको ये समझ में आ गया कि लिपि अपनी भाषा का ही एक लिखित रूप है लिपि, तो ज़ाहिर-सी बात है कि व्याकरण भी हम भाषा का ही पढ़ेंगे। कहने का अर्थ ये है मित्रों कि जो लिखित भाषा है, उसको व्यवस्थित करने, शुद्ध लिखने और पढ़ने की चीज़ ही एक जो है शास्त्र है, एक आप उसे व्यवस्था कह सकते हैं, वो है व्याकरण। तो व्याकरण के बाद में हम शुरू करेंगे वर्ण से, वर्ण के बाद में वर्ण का परिचय जब पढ़ेंगे तो वो वर्णमाला खंड शुरू हो जाएगा हमारा। तो आज हम जान लेते हैं व्याकरण क्या है। बेसिकली व्याकरण शब्द जो है मित्रों, वो एक शब्द है करण। तो अगर आपने कभी कारक पढ़ा हो या आपने कहीं सुना हो, तो करण का अर्थ है कि किसी के लिए सहायक या किसी काम में सहायता करने वाला। और इसमें एक उपसर्ग लगा हुआ था आप। तो आकरण एक शब्द आपने सुना होगा हिंदी में। आकरण का अर्थ है कि सहायता करने में बिल्कुल सक्षम। और वी इसमें एक और उपसर्ग जोड़ दिया मित्रों, अर्थात कि इसमें दो उपसर्ग है, वी आ और करण, तीन धातु की वी और आ तो उपसर्ग और करण इसका शब्द है, मूल धातु समझ लीजिए यहाँ पे, या शब्द समझ लीजिए। तो कुल मिला के इसका अर्थ ये हो जाता है कि विशुद्ध रूप से सहायता करने वाला। सहायता किसमें करने वाला? हमको भाषा को लिखने और बोलने में सहायता करने वाला। तो मित्रों, अगर अर्थ के हिसाब से इसका अर्थ देखें, शाब्दिक अर्थ अगर हम व्याकरण का देखें, तो शाब्दिक अर्थ ये कहता है कि भाषा का शुद्ध लेखन और पठन में सहायता करने वाला जो शास्त्र है, वो व्याकरण हम कह सकते हैं। इसी के चलते मित्रों, कुछ विद्वानों ने इसकी परिभाषाएँ दी हैं, कुछ हम परिभाषाएँ निर्धारित भी कर चुके हैं। तो उन परिभाषाओं को जान लेना ज़रूरी है कि व्याकरण की असल में परिभाषा क्या है। तो व्याकरण की सबसे पहली परिभाषा, सबसे मूल परिभाषा जो आती है, वो किसी भी अगर आप चीज़ की परिभाषा देखें, तो एक बार हम अपने देश में जो निर्धारित है एनसीईआरटी, जो सबसे बड़ी सिलेबस चलाने वाली एक संस्था है, तो उसे हम ज़रूर एक बार संदर्भ के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो संदर्भ एनसीईआरटी का लें, तो एनसीईआरटी के अनुसार हिंदी व्याकरण, देखिए व्याकरण की उन्होंने परिभाषा नहीं दी है, लेकिन अगर हिंदी व्याकरण की परिभाषा हमारे समक्ष आ जाती है, तो अपने आप ही व्याकरण की परिभाषा आ जाती है। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि व्याकरण और भाषा और लिपि जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं देवनागरी और हिंदी के संदर्भ में। हिंदी व्याकरण हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने संबंधी नियमों की जानकारी कराने वाला एक शास्त्र है। वही बात आ रही है मित्रों कि एक शास्त्र ग्रंथ, एक व्यवस्था ऐसी है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से लिखने, पढ़ने और बोलने का ज्ञान कराने वाली है। एक व्यवस्था है, कहने का मतलब ये है। तो एक परिभाषा ऐसे भी बनी हुई है कि वह विद्या या कला जिसके माध्यम से किसी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ने, लिखने एवं समझने में हमें सहायता होती है, या हम पढ़ने लिखने में समझते हैं।
अर्थात कि भावार्थ रूप से देखें तो मूल जो भाषा की परिभाषा है वो रहती है भाषा को शुद्ध रूप से ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण है। यानी कि भाषा को शुद्ध रूप से प्रयोग में हम करें, उसका एक नियम और एक व्यवस्थित क्रम शास्त्र जो होता है वो होता है इसमें। कुछ विद्वानों का मानना है कि व्याकरण को शास्त्र कैसे कह सकते हैं, इसका तो कोई अंत और वो ही नहीं है, शुरुआती। तो मित्रों ऐसा नहीं है, व्याकरण एक निश्चित तौर पे चलती है कि कहाँ से हम व्याकरण शुरू करें और किसको क्या कहा जाए। घटती बढ़ती रहती है चीज़ें, क्योंकि अगर कोई मुख्य चीज़ हो जाती है तो वो उसमें कुछ परिवर्तन होता रहता है। इसीलिए व्याकरण को हम एक शास्त्र कह सकते हैं जो कि बनाया गया था। आप जानते हैं कि वेदांगों में व्याकरण का जिक्र है, तो उसी हिसाब से उसको वहीं से शास्त्र माना चल जा रहा है। अब हम जानते हैं कि व्याकरण और लिपि का क्या संबंध है। तो मित्रों आपको मैंने बता दिया कि आप थोड़ी देर के लिए भाषा को भूल जाइए और भाषा की जगह पे लिपि को रख लीजिए, ठीक है। भाषा बोलने वाली चीज है और लिपि लिखने वाली चीज है, एक ही बात है, ये मान लीजिए आप। तो मित्रों अगर हमें भाषा लिखनी है तो उसके लिए एक व्यवस्था, एक क्रम होता है, तभी जाकर के हम भाषा को सही रूप से इस्तेमाल कर पाएंगे और बोल पाएंगे, तभी जाकर के भाषा आगे बढ़ पाएगी। तो वो व्यवस्थित क्रम और व्यवस्था ही व्याकरण है। जैसे कि हमको ए के बाद में आ ही बोलना है, न कि पहले आ और बाद में ए। तो ये एक व्यवस्था होती है और वो होती है व्याकरण के अंतर्गत। तो व्याकरण मित्रों भाषा के हिसाब से निर्धारित की जाती है, भाषा के हिसाब से, और होती है लिपि में। अर्थात कि अगर हमें हिंदी भाषा की व्याकरण निर्धारित करनी हो और हम रोमन लिपि में निर्धारित करें तो उसका एक अलग ही शास्त्र हो जाएगा अपने आप में। अगर आज भी हम इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर बेसिक रूप से कि रोमन लिपि हमने शुरू कर दी है लगभग, तो उसमें हमारा हिंदी वाला व्याकरण कतई काम नहीं करेगा। इसीलिए व्याकरण भाषा के हिसाब से होती है और शुरू की जाती है और लिखी जाती है लिपि में। अर्थात कि हमारी लिपि में ए का जो ध्वनि है वो ए ही रहेगी, लेकिन ए की ध्वनि कब, कहाँ, कैसे और किस नियम में इस्तेमाल होगी वो निर्धारित करेगी व्याकरण। लेकिन भाषा पहले परिप्रेक्ष्य में होनी चाहिए। संस्कृत के शब्द में अगर आप किसी अक्षर को या फिर किसी वर्ण को इस्तेमाल करेंगे तो वो अलग होगा, उसका अर्थ अलग हो सकता है। जैसे च का अर्थ अगर हम देखें तो च धन ए आएगा, उसमें वर्ण होगा, दो वर्ण हो गए इसमें स्पष्टली रूप से। अगर च का अर्थ हम यहाँ देखें तो च का अर्थ च ही होता है, लेकिन च का संस्कृत का क्या होता है, च का मतलब है। तो इसी प्रकार मित्रों वहाँ पे कुछ ऐसे भी हैं, लिरी है शब्द यहाँ पे नहीं है। तो इसी रूप से अगर आप देखें तो भाषा है एक विचारों और भावों का आदान प्रदान करने का माध्यम, और लिपि है भाषा को प्रकट करने का माध्यम, और व्याकरण है लिपि को और भाषा को कंट्रोल, संचालित और सुव्यवस्थित रूप से चलाने वाली एक व्यवस्था शास्त्र है कि कैसे भाषा को हम लिखें, कैसे हम पढ़ें, शुद्ध रूप से कैसे भाषा को पढ़ना है, शुद्ध रूप से कैसे भाषा को लिखना है, किससे कैसे बात करनी है, जिसका अर्थ है शब्द का, उस अर्थ को हमें किस रूप में लेना है। अर्थात कि राम है तो राम का अर्थ और भाषा में हो सकता है कुछ और हो। RAM अगर राम लिखते हैं तो अंग्रेजी का अगर हम राम देखें RAM रैम, तो रैम किसी और काम में आ जाता है, उसका अर्थ वहाँ पे रैम हो गया, और अगर हम राम लिखेंगे तो और काम में आ रहा है। इसी तरीके से कई शब्द हैं और किसी प्रकार के उदाहरण अगर आप देख लीजिए तो भावार्थ यही ठहरता है कि इन तीनों का एक ही संबंध है कि अगर हमें भाषा को भाषा रखना है तो व्याकरण जरूरी है, और नहीं तो भाषा की जगह पे भाषा का जो निम्न रूप है वो होता है बोली। बोली में परिवर्तित अगर भाषा को हम कर दें तो उसका व्याकरण की कोई जरूरत नहीं है हमको। भाषा की परिभाषा यही होती है कि भाषा की एक विशेषता भी होती है मित्रों कि भाषा का एक निश्चित व्याकरण होता है, एक निश्चित लिपि होती है। तो लिपि भी भाषा की ही चीज़ है और व्याकरण भी भाषा की ही चीज़ है, लेकिन निर्धारित किसको कौन करता है, वो निर्धारित करता है व्याकरण। किस प्रकार लिपि लिखी जाएगी, किस प्रकार भाषा बोली जाएगी। मैं आपके समक्ष हिंदी भाषा में बात कर रहा हूँ, और अगर हमारे बीच लिखने का एक संवाद होता तो मैं आपके समक्ष देवनागरी में भी लिख सकता था और मैं आपके समक्ष
रोमन में भी लिख सकता था, तो माध्यम अलग हो गया। लेकिन अगर मैं देवनागरी को क्या लिखूँगा तो अलग लिखूँगा, और रोमन में क्या लिखूँगा तो अलग लिखूँगा। अर्थ उसका निर्धारित कर रही है भाषा, और भाषा को निर्धारित कर रहा है व्याकरण, कि पहले क्या आएगा, बाद में क्या आएगा। कर्ता, कर्म, करण वगैरह आते हैं, तो उसी हिसाब से आते हैं, भाषा निर्धारित करती है। तो भावार्थ ये है मित्रों कि भाषा के जानने के, लिखने के, पढ़ने के, बोलने के जो नियम हैं, उनका एक संग्रह, एक शास्त्र, उनका भी एक व्यवस्था, वो है व्याकरण। और व्याकरण में सबसे पहले अगर हम शुरू करें तो व्याकरण का अर्थ हमने जान लिया, व्याकरण का प्रयोग हमने जान लिया। क्या करती है व्याकरण? भाषा को संचालित करती है, लिपि को संचालित करती है, भाषा को शुद्ध रखती है, भाषा का आगे संदर्भ रखती है, क्योंकि भाषा एक ऐसी चीज़ है जिसमें अगर शुद्धता नहीं आएगी तो बाद में धीरे धीरे वो लुप्त हो जाएगी। कुछ भाषाएं ऐसी ही है जो लुप्त हो गई है, लुप्त प्राय। कुछ भाषाओं का व्याकरण नहीं मिलता है तो उनको भाषा कहने में आज भी प्रमाणित होने में बहुत समय लग रहा है। तो भावार्थ यही है। तो अगर हम व्याकरण को जानें तो सबसे पहले व्याकरण में हम जानते हैं कि व्याकरण के अंग क्या क्या है। अंग यानी कि व्याकरण के भाग, व्याकरण को कैसे पढ़ें हम। यही तो हम पढ़ रहे हैं कि सामान्य हिंदी जो मैं बता रहा हूँ आपको, उसको वर्ड को चेंज करके आप ये समझ लीजिए कि व्याकरण हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, सामान्य हिंदी की जगह आप व्याकरण रख दीजिए। तो व्याकरण में हम ये पढ़ें, सामान्य हिंदी में हम ये पढ़ रहे थे कि पहले वर्ण विभाग, फिर शब्द विभाग, शब्द के बाद में आपका पद। कुछ लोग 3 ही विभाग बताते हैं, वर्ण विभाग, शब्द विभाग और वाक्य विभाग। मैंने आपको 5 से 6 बताए थे, लेकिन वो एक सुविधा के लिए बताए थे। लेकिन अगर आप प्रमाणित रूप से व्याकरण के अंग और खंड पूछें तो अब ये पुस्तकों में भी हो चुका है और पहले भी था कि व्याकरण के 4 अंग हैं। वर्ण विभाग, जिसको वर्ण खंड बोलते हैं, अक्षरिक खंड बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है शब्द विभाग, जिसको शाब्दिक खंड बोलते हैं, शब्द विभाग बोलते हैं। और तीसरा है आपका पद विभाग, जिसको पद विभाग ही कहा जाता है लगभग लगभग। और चौथा है आपका वाक्य विभाग। तो वाक्य विभाग में आ जाती है सारी चीज़ें जो आपका गद्यांश, पद्यांश इत्यादि इत्यादि सारी बातें आ जाती है। तो हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में जो हमारी चीज़ है भाषा, और भाषा में सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाषा में हमको पढ़ना क्या है। तो हमने ये जान लिया भी था वैसे बेसिकली कि भाषा में जानने वाली बात यही है कि भाषा में एक जो चीज़ होती है वो सबसे छोटी होती है, साउंड। साउंड को हम ध्वनि कह देते हैं, और ध्वनि को ही जब भाषा में बोलते हैं तो उसको एक कहा जाता है वर्ण। क्योंकि भाषा में जब लिखते हैं तब उसको वर्ण कहा जाता है, लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। तो हम सबसे पहले वर्ण जानेंगे, वर्ण क्या है, उसके बाद में जानेंगे कि वर्ण का प्रयोग क्या है, और वर्ण के प्रयोग के बाद में हम जानेंगे कि वर्णमाला क्या है। फिर उसके बाद में हम स्वर, व्यंजन इत्यादि इत्यादि जानते हुए वर्ण विभाग को खत्म करेंगे। वर्ण विच्छेद एक चीज़ और आती है, वो आती है। तो इस सारे खंड को जो मैं आपको बता रहा हूँ, वर्ण के संदर्भ में जो चीज़ें आती है, वर्णमाला, स्वर, व्यंजन, वर्तनी तक आपकी अगर देखें तो वर्तनी तक आपकी आ जाती है वर्ण विभाग में। मित्रों, वर्ण विभाग आपका क्लियर हो गया तो आपकी समझ लीजिए वर्तनी शुद्धि क्लियर हो गई आपकी, और आपका वर्ण विभाग में पूरा स्वर, व्यंजन, वर्ण और संधि तक क्लियर यहाँ से हो जाएगी आपकी। ठीक है मित्रों, प्रत्यय आपका यहीं से हो जाएगा, क्योंकि इसमें 1 2 4 शब्द ऐसे आते हैं। संस्कृत में तो ज़्यादातर शब्द प्रत्यय में तिगंत प्रत्यय लग रहा है, कोई क्या लग रहा है, कोई क्या लग रहा है, तो उसमें शब्द का जो है मिलाप होके अलग हो जाता है। तो मित्रों, वर्ण विभाग आपके लिए सबसे मुख्य और सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो वर्ण विभाग को हम वर्ण न कह करके अगर हम 2-3 टुकड़ों में बाँट लें, एक का हम नाम रख दें वर्णमाला खंड, दूसरे का नाम हम रख दें कि वर्ण विच्छेद या वर्ण विचार। वैसे बेसिक तौर पर जब हम सिलेबस में देखते हैं, बड़े-बड़े सिलेबसों में तो वर्ण विचार ही रखा जाता है उसका नाम, और वर्ण विचार का कोई अंत नहीं है, जिसमें आपकी वर्तनी पूछ ली जाती है, आपसे वर्ण का परिचय पूछ लिया जाता है, वर्ण क्या होता है, ध्वनि क्या होती है, लिपि क्या होती है, लिपि में ध्वनि का, वर्ण का क्या रोल है, भाषा में वर्ण क्या होता है, और आपके व्याकरण में वर्ण का क्या रोल है, इत्यादि इत्यादि। तो व्याकरण में वर्ण का रोल यही है मित्रों। ये क्योंकि लिपि में तो आपको बता ही दिया कि लिपि का जो लिखित रूप होता है वो ध्वनि का लिखित रूप होता है, और ध्वनि है जो सबसे छोटी चीज़ है, वो है वर्ण। लिपि चिन्ह होता है एक वर्ण, ठीक है।
तो लिपि चिन्हों का ही व्यवस्था होती है। सबसे पहले मैं आपको बता रहा था लिपि चिन्हों की व्यवस्था होगी, फिर अक्षर बनेंगे, अक्षर के बाद में आपके शब्द, शब्द के बाद में वाक्य। इस तरह से आपका सबसे मुख्य रोल होता है जो वर्ण का ही होता है, और वर्ण होती है भाषा होती है एक तरीके से, आप ये मान लीजिए, क्योंकि बोलने की जो चीज़ होती है वो भाषा होती है, और भाषा को जब लिखेंगे तब होगा वर्ण, और वो भी क्या होता है जो व्याकरण के हिसाब से व्यवस्थित है। तो मित्रों, यहाँ तक इसी भाग में जानेंगे। अगले भाग में हम शुरू करेंगे वर्णमाला, और वर्णमाला में हम जानेंगे सबसे पहले वर्ण, वर्ण का परिचय, या फिर उसको हम ये कह सकते हैं वर्ण परिचय, फिर वर्णमाला जानेंगे। तो आज की इस वार्ता में यहीं तक, मिलते हैं अगले भाग में। नमस्कार, धन्यवाद।